ऑन डिमांड बोल रहे हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कंसेप्टम एकेडमी। दिस इज आयान सर और आज का लेक्चर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 2-3 बार और बोलना है। चलिए देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ऑन अ सीरियस नोट समझ लेते हैं इस चैप्टर को। तो एक बार सारी चीजें बेस से बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो रिप्रोडक्शन क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम काइंड, अपनी ही तरीके की प्रजाति को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्या है? सेम काइंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। तो होमो क्या होता है? जीनस, और सैपियंस क्या होता है? स्पेशीज। इसका मतलब सैपियंस को सैपियंस ही होगा। अगर सैपियंस बेबी का प्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो आउटकम में जो प्रोडक्ट होगा वो होमो सैपियंस ही होगा। क्लियर है चीज? ये रिप्रोडक्शन है। पर्पस क्या था रिप्रोडक्शन का? पर्पस बता सकते हैं? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पेशीज क्या है? कि जो भी प्रजाति रिप्रोडक्शन करेगा उसका प्रजाति धरती पे रहेगा। जिसने भी रिप्रोडक्शन करना बंद किया उसका प्रजाति धरती पे से खत्म हो जाएगा। अब डायनासोर को ही देख लो, और रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो एक समय आया था धरती पर जब रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को, लेकिन अब उतना डोमिनेट, अब ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ को। ठीक है, और रेप्टाइल्स का अगर आप देखें तो डिक्लाइन हुआ है। अगर आप बात करते हैं डायनासोर्स की, तो बहुत बड़ा स्पेशी था। इतना बड़ा स्पेशी होने के बावजूद आज धरती पे मौजूद नहीं है। इससे यह पता चलता है कि बिना रिप्रोडक्शन के लाइफ पॉसिबल है, लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे आप कितना भी छोटे स्पेशीज हो या कितने भी बड़े स्पेशीज हो। और एक चीज है इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं इकोसिस्टम में यानी नेचर में रहने वाला हर कंपोनेंट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना कि और कोई। जैसे डेजर्ट वाला केस देखे थे कि एक जगह सारे शेर को मार दिया गया। तो जब शेर को मार दिया जाएगा या रिप्रोडक्टिवली वो लोग आइसोलेट हो गए, कहीं और चले गए, तो हर्बीवोरस को खाने वाला कोई रहेगा। तो जब हर्बीवोरस को खाने वाला कोई नहीं रहेगा तो किसी इकोसिस्टम में घास और छोटा पेड़ पौधा भी तो लिमिटेड है ना। बहुत ज्यादा हर्बीवोरस हो जाएगा तो वो घास फूस खत्म हो जाएगा। तो वहां के जो हर्बीवोरस है या तो मर जाएंगे या दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ेगा। तो वहां का जो फॉरेस्ट, जो इकोसिस्टम है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। वेरी पॉसिबल कि वो फॉरेस्ट फिर डिजर्ट में तब्दील हो जाए। हो सकता है ऐसा। और वो सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि शेर को हटा दिया गया या मार दिया। समझ में आया? तो इकोसिस्टम में हर एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 चीजें इकोसिस्टम को बड़ा को अफेक्ट करती है, जिसमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन है, फिर माइग्रेशन है, ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन। क्या है ये माइग्रेशन क्या होता है? जब फूड की तलाश में या शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनको नोमैड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपकी इकोसिस्टम में कोई चला जाए या आपके सिस्टम में कोई आ जाए, उस दोनों से आपका इकोसिस्टम प्रभावित होता है। जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर नंबर 1 में वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो वाटर एक इकोसिस्टम था। ठीक है, और वाटर एक इकोसिस्टम में सिर्फ एक स्पीशीज आया था, वाटर हायसिंथ,
जिससे पूरा का पूरा वो जो वाटर का इकोसिस्टम है, यानी वो जो नदी था, तालाब था, जो भी था, वो बर्बाद हो गया। डेथ हो गया कितना ही मछलियों का। कैसे हुआ वो बता रहे। आप जानते हैं कि नदी में या समंदर में ऑक्सीजन होता है, और जो रहने वाले एक्वेटिक स्पेशीज हैं वो इस्तेमाल करते हैं गिल्स का पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए। जिस प्रकार हम लोग हवा से लंग्स लेते हैं उसी प्रकार वो लोग गिल्स से, जैसे हम लोग लंग्स की मदद से हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं। यानी हम लोगों की लंग्स की कैपेसिटी है कि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑक्सीजन को एयर से। उसी तरीके से गिल्स का कैपेसिटी होता है कि वो वाटर से ऑक्सीजन ले सकता है। क्लियर है चीज। तो वाटर हायसिंथ बहुत तेजी से प्रोपेगेट करता है, बहुत तेजी से फैलता है। तो वाटर हायसिंथ इतना तेजी से फैला कि उसने वहां आसपास का सारा ऑक्सीजन, उस नदी का सारा ऑक्सीजन ले लिया, और ऑल थ्रू द नदी, ऑल थ्रू द रिवर पूरा फैल गया। तो सारा ऑक्सीजन वाटर हायसिंथ ले लेगा तो बचेगा और स्पेशीज के लिए। तो एक दहशत का माहौल हो गया दूसरे स्पेशीज के लिए। तो इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। तो यहां से वाटर हायसिंथ जो है ये कि अब बताओ, वाटर हायसिंथ तो एक ही स्पेशीज है, इकोसिस्टम अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आए या जाए, उससे इकोसिस्टम को फर्क पड़ता है। क्लियर चीज। और उसी चीज को इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन भी काफी मैटर करता है। क्लियर है चीज। ये चीज है। लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस एक लिमिट में हो तो ठीक लगता है। अब ह्यूमन का पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस कर रहा है। तो ये वाला मन करता है कि हटा दें यहां से, है ना। क्योंकि ह्यूमन मतलब कि अगर अभी तक जितना भी प्रजाति धरती पर आया है, सबसे ज्यादा अर्थ को नुकसान ह्यूमन ही पहुंचाया है। और सबसे खतरनाक स्पेशीज अर्थ का ह्यूमन है, अर्थ के लिए, है ना। यानी हर तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, डिच करने की आदत है ह्यूमंस को, नेचर को भी। क्लियर। तो ये था पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देख लेते हैं कि क्या टाइप होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। हम लोग रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्या क्या फीचर्स है। तो फीचर्स क्या क्या था कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। कैसा कंडीशन है? यूनिसेक्सुअल को डायोशियस भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। क्या बोल सकते हैं? यानी कि मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट और टू इंडिविजुअल्स, और यू कैन आल्सो राइट इट लाइक कि सेक्सेस आर सेपरेटेड। क्लियर है। इसके अलावा बाई पेरेंटल कंडीशन होगा। जाहिर सी बात है कि अगर यूनिसेक्सुअल है तो दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेटोजेनेसिस तो जरूर होगा। गैमोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। एसेक्सुअल के लिए एगैमोजेनेसिस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो ये सारा टाइप है ह्यूमंस में जो होता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर गैमेट्स के मॉर्फोलॉजी की बात कीजिएगा, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या जो भी है, तो उस आधार पर ह्यूमन का जो गैमेट्स है वो कैसा है? ओगैमस है। ओगैमस का मतलब है कि मेल का गैमेट स्मॉल है और मोटाइल है, बहुआने की आदत है। मेल को, और फीमेल का गैमेट लार्ज और लार्ज क्यों है? क्योंकि फीमेल गैमेट को न्यूट्रिशन भी स्टोर करके रखना पड़ता है, इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्जर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की। सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें तो सेक्स ऑर्गन ह्यूमन में दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होगा सेकेंडरी
सेक्स ऑर्गन। अगर आप बात करते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? पहली बात, जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि एक ऐसा ऑर्गन जो गैमेट को डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोल देंगे? और जो उसको ट्रांसफर करा रहा होगा, ठीक है, जो इन्वॉल्व होगा ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट, गैमेट को जो ट्रांसफर करा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है चीज, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। किसका ट्रांसफर? गैमेट्स का ट्रांसफर करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, क्या होता है? और फीमेल में क्या होगा? मेल में होगा टेस्टिस और फीमेल में हो जाएगा ओवरी। क्लियर है चीज? उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल की बात की जाए तो क्या होगा कि जो मेल का गैमेट ट्रांसफर कराता होगा, कहां? मेल में ही, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग? बोलिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, है ना? तो ये सारी चीजें, पेनिस, ये सारी चीजों के थ्रू होते हुए सीमेन या स्पर्म पास करता है, ठीक है? तो मेल गैमेट जहां जहां से जाता है, जिस रास्ते से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? नॉन मोटाइल तो होता है फीमेल का गैमेट, लेकिन मूव करता है, क्या मूव कराया जाता है? तो जहां मूव कराया जाता है वो जगह है फैलोपियन ट्यूब। एनसीईआरटी में देखिएगा आप लोग कि फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 3 टाइप का होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होता है। टाइप क्या बोला जाए? मॉर्फोलॉजी थोड़ी चल रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या हो जाएगा? एम्प्यूला, इस्थमस होता है और इनफंडिबुलम। अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी वाले फिगर को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इनफंडिबुलम में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिम्ब्रीन, दिख रहा है? तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवरी को पकड़ के रखता है, क्लियर है? और वही कलेक्ट करता है किसको? ओवम को। जब ओवरी 14th डे पर ओवम रिलीज करता है, किसके 14th डे पे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे। क्लियर है चीज? पेज नंबर 45 में देख सकते हैं आप, ठीक है? तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब। तो ये आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो मेल का गैमेट बनाएगा या फीमेल का गैमेट बनाएगा, और जो फीमेल या मेल के गैमेट को ट्रांसफर कराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है चीज? अब देख लेते हैं इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और अगला जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक थोड़ा सा ब्रेक लगेगा अभी, और टॉपिक स्टार्ट होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? चलिए